आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जीएसटी सिस्टम रिटर्न mechanism helps the taxpayer to file returns and avail input tax credit। जीएसटी मैकेनिज्म के अंतर्गत एक रेगुलर टैक्स पेयर को एक मंथली रिटर्न फाइल करना होता है और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। फर्दर यहाँ पे कई तरीके के टैक्स पेयर्स होते हैं, जैसे कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर रजिस्टर्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स और कलेक्ट टैक्स टीडीएस और टीसीएस, और पर्सन ग्रांटेड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सब अलग अलग टाइप के रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, तो इनको उन्हीं की एलिजिबिलिटी के अनुसार रिटर्न फाइल करना होता है। जितने भी रिटर्न्स होते हैं सारे ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं, पर ये नहीं है कि सभी टैक्स पेयर को सारे रिटर्न फाइल करने हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर और टैक्स पेयर, जीएसटी के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है कि आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है। इनफैक्ट हमें वही रिटर्न फाइल करना है जो हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड है। Return definition under GST law. According to section 297 of CGST Act, return means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this act or the rules made thereunder। तो ये डेफिनेशन के द्वारा बताया गया है कि जिस टाइप का आप एक्टिविटीज करते हो उसी के अनुसार आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि रिटर्न इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट फाइल्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन कंटेनिंग द डिटेल्स रिलेटेड विद द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस कंडक्टेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये हमें बताई गई है कि जीएसटी में कितने प्रकार की रिटर्न्स हम फाइल करते हैं। जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 10 तक बताई गई हैं। जीएसटीआर 1 इज रिलेटेड विद आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल टैक्स पेयर। तो ये कब तक फाइल करनी होती है? ड्यू डेट है इसकी 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 2 इज रिलेटेड विद इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय टैक्स पेयर अदर देन कंपाउंडिंग टैक्स पेयर एंड आईएसटी। तो ये कब तक फाइल करनी होती है? 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 3 इज रिलेटेड विद मंथली रिटर्न अदर देन कंपाउंडिंग टैक्स पेयर एंड आईएसडी, और इसकी फाइलिंग डेट है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये जो पहली 3 रिटर्न्स हैं ये किसके द्वारा फाइल की जाती है? ऑल रेगुलर टैक्स पेयर एंड कैजुअल या नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर। जीएसटीआर 4 is related with quarterly return for compounding taxpayer, that is जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं 18th ऑफ मंथ नेक्स्ट टू द क्वार्टर। किसके द्वारा फाइल करनी है? कंपाउंडिंग टैक्स पेयर के द्वारा। नेक्स्ट है जीएसटीआर 5। ये पीरियोडिक रिटर्न फाइल की जाती है बाय नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर। इसकी ड्यू डेट है 7th डे फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन to be filed by non-resident taxpayer। Next is GSTR 6। ये रिटर्न है रिटर्न फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और ये है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक इसको फाइल करने की ड्यू डेट है, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा इसको फाइल किया जाता है। नेक्स्ट है GSTR 7। इट इज फॉर रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। इसकी ड्यू डेट है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और कौन फिल करेगा? पर्सन डिडक्टिंग जीएसटी एट सोर्स। नेक्स्ट इज जीएसटीआर 8। किसके लिए रिटर्न है? रिटर्न फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसकी भी ड्यू डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, और ये फिल की जाएगी ई कॉमर्स सर्विस ऑपरेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट है जीएसटीआर 9। ये एनुअल रिटर्न है, ये 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक फाइल की जाती है, और ये सभी रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है। जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न है, विद इन 3 मंथ्स इसको फाइल करनी होती है। किसके लिए? डीलर्स हुज लाइसेंस कैंसल्ड और सरेंडर्ड। नाउ
we study in detail about all the returns. सबसे पहली है हमारी GSTR1, that is monthly statement या detail of outward supply section 37. GSTR1 is the return to be furnished for reporting detail of outward supply of goods and services or inwards sales transaction made during a tax period, and also for reporting debit and credit notes issued. Any amendment to the GS sales invoice made even pertaining to previous tax year should be reported in GSTR1 return. तो ये सारी जितनी भी हमने आउटवर्ड सप्लाई करी है बाय रजिस्टर्ड पर्सन वो इसमें आएंगी. तो कौन कुछ पर्सन्स एग्जम्प्टेड होते हैं फ्रॉम फाइलिंग GSTR1: input service distributor, composition dealer, supplier of online information and database access on retrieval services who have to pay tax themselves, non-resident taxable person, taxable liable taxpayers liable to collect TCS and taxpayer liable to deduct TDS. तो ये सारे पर्सन हैं लाइबल और एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग GSTR1. क्या है प्रोसीजर? सबसे पहले तो इसमें होता है सबमिशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय सप्लायर. तो ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करता है इन फॉर्म GSTR1 बिफोर द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट स्टेप है इसमें सब कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू रेसिपिएंट. तो उसको कम्युनिकेट की जाती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली आफ्टर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. तो 10th तक हमने सबमिट करनी है, देन 10th के बाद इलेक्ट्रॉनिकली उन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी. स्टेप 3 में आता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ डिटेल्स बाय सप्लायर. तो इसके अंतर्गत जितनी भी डिटेल हमने फिल करी है वो सारी ऐड की जाती है या फिर करेक्ट की जाती है या डिलीट की जाती है बाय द रेसिपिएंट. तो on or before 17th day but not before the 15th day of next month. जो अगर कोई अमेंडमेंट की जाती है वो अमेंडेड GSTR फॉर्म में फिल कर दी जाती है. नेक्स्ट है GSTR2. GSTR2 is monthly statement, monthly return or detail of inward supply of purchases. ये किसके द्वारा फिल की जाती है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR2, द डाटा ऑफ विच इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू चेक द सेलर GSTR1 डाटा फॉर बायर सेलर रिकॉन्सिलिएशन. तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फिल दिस इनवर्ड सप्लाई एक्सेप्ट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं फिल करनी, कंपोजिशन डीलर ने नहीं करनी, पर्सन पेइंग TDS एंड पर्सन पेइंग टैक्स TCS फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर. क्या क्या डिटेल इंक्लूड होती है इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38(2). डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई में आता है इनवॉइस, वॉइस, डिटेल. नेक्स्ट इसमें और क्या आएगा? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड, डेबिट एंड क्रेडिट नोट इफ एनी रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर. इनकर्शन इन इनवर्ड सप्लाई. इनकर्शन सप्लाई में क्या क्या आएंगे? जैसे कि टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. नेक्स्ट है इनवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल अंडर IGST एक्ट, या फिर इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच IGST इज पेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, या फिर क्रेडिट और डेबिट नोट्स रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड. तो ये सारी डिटेल्स इनवर्ड सप्लाईज के अंतर्गत आएंगी. प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला प्रोसीजर है वेरीफाई, वैलिडेट, मॉडिफाई और डिलीट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. ये किसके द्वारा किया जाता है? देखिए एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट शैल वेरीफाई, वैलिडेट, मॉडिफाई और डिलीट इफ रिक्वायर्ड द डिटेल रिलेटिंग टू आउटवर्ड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू हिम बाय द सप्लायर टू प्रिपेयर द डिटेल ऑफ हिज इनवर्ड सप्लाई. इसमें रेसिपिएंट वो इन डिटेल्स भी इंक्लूड कर सकता है, सप्लाई इंक्लूड कर सकता है विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर. ठीक है. नेक्स्ट है फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई. नेक्स्ट स्टेप में द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR2. और नेक्स्ट में इसको
जो भी डिटेल फिल किया, द डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई एडेड, करेक्टेड और डिलीटेड बाय द रेसिपिएंट इन फॉर्म GSTR 2 shall be made available to the supplier electronically in form GSTR 1A. Next is monthly returns, section 39(1). देखिए, a normal registered person shall file monthly return and this is a consolidated return. तो फॉलोइंग ये चार्ट बताया गया जिसके अनुसार आप रिटर्न फाइल की जाती है। कौन लाइबल है इसके लिए? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कंपोजिशन डीलर, पर्सन पेइंग TDS, पर्सन पेइंग टैक्स TCS फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो इनको छोड़ के एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न। फॉर्म और मैनर ऑफ मंथली रिटर्न, हम GSTR 3 फिल करेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें क्या क्या डिटेल्स देंगे? एक तो इनवर्ड और आउटवर्ड की सप्लाईज जो हमने पहले करी थी, नेक्स्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, नेक्स्ट टैक्स पेबल कितना है और टैक्स पेड, ये सारी डिटेल्स इसके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है क्वार्टरली रिटर्न अंडर कंपोजिशन लीवी स्कीम, सेक्शन 39(2). A registered person paying tax under composition levy scheme shall be required to file quarterly return and following provisions are related with quarterly return under composition levy scheme. तो क्या क्या प्रोविजन है? तो कौन पर्सन लाइबल है फिल करने के लिए? A registered person paying tax under composition levy scheme. Next is form and manner of monthly return. इसको हम GSTR 3 में फिल करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली ही फिल करते हैं। क्या क्या डिटेल्स होती है इसमें? टर्नओवर की डिटेल होती है, इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, देन टैक्स कितना पेबल है और कितना पेड कर चुके हैं ऑलरेडी। ड्यू डेट है इसकी विद इन 18 days आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर। तो ये हमारी सारी प्रोविजंस है रिगार्डिंग क्वार्टरली रिटर्न फॉर कंपोजिशन। नेक्स्ट है रिटर्न बाय रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 39(5). तो रिटर्न बाय रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसके अंतर्गत एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है टैक्सेबल पर्सन शेल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निश रिटर्न इन फॉर्म GSTR 5। तो GSTR 5 को फिल करेगा और इसकी ड्यू डेट है विद इन 21 days आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ और विद इन 7 days आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 27(1) विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस डेट को रिटर्न फाइल की जाएगी। नेक्स्ट इज रिटर्न बाय रजिस्टर्ड एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सेक्शन 39(4). इस के अंतर्गत एवरी टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर लाइबल है टैक्स पे रिटर्न फाइल करने के लिए। कब फाइल करना है? फॉर एवरी कैलेंडर मंथ। किस प्रकार से फाइल करना है? फॉर्म GSTR 6 फाइल करेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है इसको और इसकी ड्यू डेट है विद इन 13 days आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ। नेक्स्ट इज रिटर्न बाय पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, सेक्शन 39(3). Every registered person required to deduct tax at source under the provision of section 51 shall furnish in form GSTR 7 electronically a return electronically for the month in which such deduction has been made within 10 days after the end of such month. So he has to file return within 10 days after the end of such month. Next is return by electronic commerce operator required to collect tax. तो जो इस पॉइंट के अंतर्गत कौन रिटर्न फाइल करेगा? GSTR 8
सबसे पहले तो एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स इज लाइबल टू फाइल GSTR 8। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, एवरी मंथ इसको फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्म एंड मैनर ऑफ मंथली रिटर्न, तो इसमें हम फॉर्म GSTR फाइल करेंगे और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। इसकी ड्यू डेट है विदिन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ, तो विदिन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ आपको रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट इज फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न किसके द्वारा फाइल की जाएगी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, who has made outward supplies in the period between the date on which he become liable to registration till the date on which registration has been granted shall declare the same in the first return furnished by him after grant of registration। तो इसमें वो सारी आउटवर्ड सप्लाईज होंगी जो कि उसने कब करी थी, बिटवीन द डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल टू रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड। कब फाइल करनी है, आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज एनुअल रिटर्न। रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा फाइल की जाती है एनुअल रिटर्न। इट इज एनुअल समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। सो एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग प्रोविजंस हमें गिवन है सेक्शन 44 में। इसके दो सब सेक्शन है आगे, सेक्शन 44(1) एंड सेक्शन 44(2). तो सेक्शन 44(1) में कौन रिटर्न किसके रिगार्डिंग है, इन केस रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। और 44(2) के अंतर्गत कौन आता है, इन केस रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट ऑडिटेड। तो फर्स्ट केस है हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट ऑडिटेड और अदर केस है हु इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। तो फर्स्ट केस है हमारा इन केस रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट ऑडिटेड, सेक्शन 44(1). तो किसके द्वारा फाइल किया जाएगा, ये सारे हमें प्रोविजंस गिवन है इसके अंतर्गत। सबसे पहले तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा एनुअल रिटर्न फाइल किया जाएगा एक्सेप्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इन सबको छोड़ के एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। क्या फ्रीक्वेंसी है, कब फाइल किया जाता है, ये एवरी फाइनेंशियल ईयर इसको फाइल किया जाता है। किस प्रकार से फाइल किया जाता है और कौन से फॉर्म में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म किया जाता है इसको, GSTR 9 और GSTR 9A। ड्यू डेट क्या है इसकी, on or before the 31st day of December following the end of financial year. So next is in case registered person is required to get account audited, section 44(2). तो एनुअल रिटर्न इस केस में किसके द्वारा फाइल की जाती है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who is required to get his account audited। तो कब अकाउंट ऑडिटेड कराने की जरूरत है, जब उसकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 करोड़। तो 2 करोड़ से अगर ज्यादा एनुअल टर्नओवर होगी तो उस परिस्थिति में उसको अपने अकाउंट्स ऑडिटेड कराने पड़ेंगे। तो उसको क्या क्या फर्निश करना पड़ेगा, एक तो एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44(1) अलॉन्ग विद क्या क्या इसके साथ उसको सबमिट करना है, एक तो कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और किस प्रकार से इसको रिटर्न फाइल करना है, इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR 9 और फॉर्म GSTR 9C। लास्ट इज next is final return, section 45. Every registered person who is required to furnish return under section 39(1) and whose registration has been cancelled is required to file a final return within 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later। किस प्रकार से इसको फाइल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली या in the form GSTR 10। Next is other provisions related with filing of returns।
Number one is extension in the time limit for furnishing the return. Commissioner may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit for furnishing the return under section 39 for such class of registered person as may be specified therein. Further, any extension of time limit by the Commissioner of State Tax or Union Territory Tax is also sufficient. Next is payment of tax. Section 39(7). Every registered person who is required to furnish a return under section 39(1) or section 39(2) or section 39(3) or section 39(5) shall pay to the government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return. So payment of tax means he has to pay tax due as per return not later than the last date of furnishing such return. Next is filing of return is mandatory. कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेल नहीं होती है बट फिर भी हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है. कब? Every registered person who is required to furnish a return under GST law shall furnish a return for every tax period with whether or not any supplies of goods or services or both have been made during such period. तो उस परिस्थिति में हम nil return फाइल करते हैं. Next is in case of error or omission in return. In case of error or omission in return are discovered, two provisions are given. Rectify such omission or incorrect. ठीक है, तो if any registered person after furnishing a return under section 39(1) or section 39(2), section 39(3) or section 39(4), 39(5) discovers any omission or incorrect particulars therein other than the result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activities by the tax authority, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the returns to be furnished for the month of or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed. Next, no rectification of any omission or incorrect. कोई भी rectification regarding omission or incorrect particulars नहीं allow की जाएगी after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of financial year or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever is earlier. Next is no permission to file return. A registered person shall not be allowed to furnish a return for the tax period if return for any of the previous tax period has not been furnished by him. So in case return for any of the previous tax period has not been furnished, not allowed to furnish, then such person is not allowed to furnish a return for current tax period as per section 39(10). Next is penal provisions relating to fail to furnish return. Where a registered person fails to furnish a return, then following actions are provided to deal with situation. Notice to return to defaulter, section 46, and levy of late fee, section 47. First is notice to return defaulter. Where a registered person failed to furnish a return under section 39 or section 44 or section 45, a notice shall be issued him required to furnish such return within 15 days in such form and manner as may be prescribed. Next is levy of late fee. Any registered person who fails to furnish returns late fees may be imposed on that, and provision related with levy of late fees are as follow. Section 47(1) and section 47(2). 47(1) के अंतर्गत आता है fails to furnish the details of return by the due date, and section 47(2) के अंतर्गत आता है fails to furnish the annual return by due date. So first one is fails to furnish the detail or return by due date. Any registered person who fails to furnish the details of outward or inward supplies required under section 37 or section 38 or return required under section 39 or 45
by the due date shall pay a late fee of ₹100 for every day during which such failure continues, subject to maximum of ₹5,000. Second is failure to furnish the annual return by due date. Any registered person who fails to furnish the returns required under section 44 by due date shall be liable to pay a fee of ₹100 for every day during which such failure continues, subject to maximum of an amount calculated at 0.25% of his turnover in the state or union territory. Next is claim of input tax credit and provisional acceptance thereof. According to section 41(1), every registered person shall be entitled to take the credit of eligible input tax as self-assessed in his return, and such amount shall be credited on provisional basis to his electronic credit ledger. The credit referred to in section 41 shall be utilized only for payment of self-assessed tax. So these are various types of returns and various provisions related with filing of return. So these are the various types of return to be filed under GST by types of dealer and various provisions related with filing of return and frequency, form and manner and up to which date. Thank you.